नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट आईआईटी इन यूएई। भारत पहली बार विदेश में आईआईटी स्थापित करेगा। हाल ही में भारत और यूएई के बीच सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया था। समझौते के तहत ही आईआईटी को यूएई में स्थापित किया जाएगा। आईआईटी शिक्षा मंत्रालय के तहत ऑटोनॉमस पब्लिक रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं। इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के तहत शासित किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 23 आईआईटीज हैं। इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का भी दर्जा दिया गया है। साल 1951 में भारत का पहला आईआईटी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्थापित किया गया था। देखते हैं अगली खबर। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस साल की थीम यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज रखी गई। इस दिन को दुनिया भर की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन देने के लिहाज से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का विचार बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। दरअसल साल 1992 में पाकिस्तानी सरकार ने केवल उर्दू को आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया था, जिसने बांग्ला भाषा को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को मजबूती दी। 1971 में बांग्लादेश के बनने में मातृभाषा के लिए लड़ी गई लड़ाई की अहम भूमिका थी। इसके बाद यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर 1999 में इस दिन को मनाने का निर्णय लिया, जिसे 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन के जरिए मंजूरी दी। साल 2021 में यूपीएससी ने इस पर सवाल भी पूछा था। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं अगली खबर की ओर। पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। केंद्र सरकार सिंथेटिक बायोलॉजी पर पॉलिसी लाने का विचार कर रही है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि भारत को सिंथेटिक बायोलॉजी पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। सिंथेटिक बायोलॉजी विज्ञान की एक उभरती हुई शाखा है। इसमें मेडिसिन से लेकर फूड तक इंजीनियर करने की काबिलियत है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत ने सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स ने भारत में सिंथेटिक बायोलॉजी के पोटेंशियल पर बात की। आपको बता दें कि सिंथेटिक बायोलॉजी में जेनेटिक सीक्वेंसिंग, एडिटिंग और मॉडिफिकेशन का प्रयोग करके अननेचुरल यानी गैर प्राकृतिक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया जाता है। सिंथेटिक बायोलॉजी के एप्लीकेशंस जीन एडिटिंग, बायोसेंसर्स और बायोरेमिडिएशंस जैसी तकनीक में देखने को मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए प्रदूषण को दूर करने की प्रक्रिया बायोरेमिडिएशन कहलाती है। देखते हैं अगली खबर क्या है। पावर्स ऑफ गवर्नर। बीते दिनों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा सत्र को बुलाने की सिफारिश को वापस कर दिया था। राज्यपाल के मुताबिक सिफारिश में संवैधानिक अनुपालन नहीं किया गया था। इस खबर में हमें राज्यपाल को मिली संवैधानिक शक्तियों के बारे में जान लेना जरूरी है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के मुताबिक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विधानसभा सत्र को बुलाने की शक्तियों को समझने के लिए हमें संविधान के 2 अनुच्छेदों पर गौर करना होगा। अनुच्छेद 163 के मुताबिक जिन मामलों में संविधान राज्यपाल से अपने विवेकानुसार कार्यों को करने की अपेक्षा करता है, उन मामलों को छोड़कर राज्यपाल को अन्य मामलों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। वहीं अनुच्छेद 164 के मुताबिक राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सत्र को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। इसमें अंतिम बैठक और अगली बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब अगर अनुच्छेद 163 को देखें तो साफ जाहिर है कि सदन के सत्र को मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही बुलाया जाता है।
इस पर 2016 के नबाम रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम डेप्यूटी स्पीकर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्यपाल केवल मंत्री परिषद की सहायता से ही सदन को समन यानी आहूत, प्रोरोग यानी सत्रावसान और डिसॉल्व यानी भंग कर सकता है। इस तरह देखें तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का सिफारिश को वापस करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि सिफारिश केवल मुख्यमंत्री के द्वारा समर्थित थी, मंत्री परिषद के द्वारा नहीं। अगर सिफारिश संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए आएगी तो वे सहमति देंगे। दोस्तों, इस मसले पर आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो चलते हैं अगली खबर की ओर। फाउंडेशन डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। 20 फरवरी को प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला। इससे पहले इसे नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तौर पर जाना जाता था। इसके अलावा मिजोरम भी भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। इसका मतलब है लैंड ऑफ द हिल पीपल। मिजोरम 1972 तक असम का हिस्सा था। इसे साल 1972 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था। मिजोरम 20 फरवरी को 1987 को भारत का 23वां पूर्ण राज्य बना। मिजोरम अपनी सीमा मणिपुर, असम, त्रिपुरा के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार से साझा करता है। मिजोरम की सबसे बड़ी नदी चिमतुईपुई या कलादान है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। आपको बताना है कि कलादान प्रोजेक्ट में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। फ्रंटियर्स 2022। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट फ्रंटियर्स 2022 जारी की है। रिपोर्ट में पर्यावरण से जुड़े उन मसलों को शामिल किया जाता है जो वर्तमान में चिंता का कारण हो। इसमें 3 मुद्दों की तरफ फोकस किया गया है। इनमें शहरों में बढ़ता शोर प्रदूषण, वाइल्ड फायर्स और फिनोलॉजी माने जलवायु परिवर्तन के चलते प्रकृति में बदलाव शामिल है। फिनोलॉजी की टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो इसमें जलवायु, पेड़ पौधों और जंतुओं के लिहाज से साइक्लिक और सीजनल फिनोमिना का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।